Today we are going to study SST lesson number 1 history portion. Okay, first lesson हम पढ़ेंगे that is tracing changes through 1,000 years. Tracing changes through 1,000 years. तो tracing changes मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स बदलते गए और उसके कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस भी बदलते गए. ओके, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले उसका मतलब कुछ और होता था, बाद में उसका मतलब कुछ और होने लगा. और जैसे एंशियंट लैंग्वेज और मॉडर्न लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा. यहाँ तक कि जोग्राफिकल सिचुएशन भी उनकी बदल जाती थी, जोग्राफिकल लोकेशंस उनके हिसाब से चेंज हो जाते थे. जो बहुत पुराने लोगों ने जो चीज़ डिस्क्राइब की थी, जो वर्ड उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसका वर्ड अलग हो जाता था, और मॉडर्न टाइम में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसका वर्ड अलग हो जाता था. अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मैप दिखाई दे रहा है, सी है ना, ये एक मैप है, राइट. तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमको कुछ अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस बता रहे हैं. और ये जो लैंग्वेज लिखी है ये आप देख सकते हो, ये हम नहीं पढ़ पा रहे, ये लैंग्वेज कुछ दूसरी भाषा में है. ये देखने से तो लगता है कि ये उर्दू होगा, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि ये उर्दू होगा. मे भी कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे मुस्लिम में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो उर्दू के अलावा भी कोई और हो सकता है. लेकिन हमें अभी ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये शायद उर्दू लैंग्वेज में है. तो ये सारी जगह को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. जो पॉइंटेड है ये आप देख रहे हो, जो रेड जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड पॉइंट है, इसके नीचे प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं. ओके, ये जितने भी हैं आप देख सकते हो ये सब. तो ये जो है ये मैप है जो बहुत पहले किसी कार्डियोलॉजी ने किसी कार्टोग्राफ ने बनाया था. देखो यहाँ पर दिया है आपको मैप 1, द सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय जोग्राफर एल्ड्रिसी in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea. देखो ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक पोर्शन, ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर है. तो आपको जो ये ब्लैक और वाइट में जो दिख रहे हैं वेव्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पानी हैं, ठीक है, ये ओशन है. और ये जो बाकी के जो वाइट पोर्शन दिख रहे हैं ये हमारा लैंड एरिया है. तो ये जो मैप है बनाया गया था 12th सेंचुरी में बनाया गया था, राइट. और किसने बनाया था? जोग्राफर एल इड्रिसी ने बनाया था. ओके, और इसमें क्या बताया गया है? सब कॉन्टिनेंट, लैंड से लेकर सी तक के सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया. हमें पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट. एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है. एशिया का कॉन्टिनेंट में हम सब बसते हैं, इंडियंस बसते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है. तो ये वही बनाया गया है, देखो. और उसमें जो लैंग्वेज लिखी है दैट वी कैन नॉट रीड. ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्टोग्राफर. ये कार्टोग्राफर कौन होते हैं? तो कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप बनाने का काम करते हैं. आज की भी डेट में बहुत सारे कार्टोग्राफर हैं जो बहुत सारे अच्छी तरह से सिंबल के साथ बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम मैप देखकर तुरंत हम पता लगा सकते हैं कि हमें अंदर क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है. ओके, तो कार्टोग्राफर उसे कहते हैं अ पर्सन हु मेक्स मैप. ओके, अब यहाँ पर हमको दिखाया टेक अ लुक एट मैप 1 and 2. मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi, and the second section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. And map 2 was made in 1720 by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are the same area. In Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. हाँ, ये जो लैंग्वेज है ये देखो अरेबिक में लिखा गया है. ये मैप 1 की बात हो रही है जो एल इड्रिसी ने बनाया है, राइट. अब हमारे मैप में क्या है, इंडिया के मैप में क्या है कि हमारा जो साउथ का हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे मैप में ऊपर यहाँ नॉर्थ होता है, राइट. यहाँ नीचे हम साउथ बताते हैं. ओके, इसके लेफ्ट में वेस्ट है और इसके राइट में ईस्ट है. इस तरह से हमारे मैप में होता है. लेकिन इस मैप में कैसा है, इल्ड्रेसी ने ऐसा बताया है कि ऊपर वाला हिस्सा ये साउथ है,
ओके, और ये नीचे का हिस्सा जो है ये नॉर्थ है। तो इन्होंने मैप को पूरा उल्टा बताया है। और यहाँ पर ये जो श्रीलंका वगैरह है ये सब यहाँ टॉप पर आते हैं। ओके, ये जो लैंग्वेज हमने कहा था कि जो अरेबिक लैंग्वेज है, सॉरी उर्दू लैंग्वेज है, तो ये यस ये अरेबिक लैंग्वेज है जो मुस्लिम का एक लैंग्वेज है, एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है, उसी में बनाया गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सी है ये राइट, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये साउथ है इस मैप में, और जो नीचे का हिस्सा है ये नॉर्थ है। ओके, अब हम मैप 2 में चलते हैं, देखते हैं कि मैप 2 में हमको क्या बताया जा रहा है। देखो ये है मैप 2, ठीक है, चीज़ वही है लेकिन यहाँ पर लोकेशन थोड़ा लोकेशन भी सेम है, लेकिन जो ऊपर उन्होंने लिटरेसी ने हमें ऊपर बताया था साउथ है और नीचे नॉर्थ बताया था, जबकि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं इस मैप को कि यहाँ देखो ये नीचे जो है ये पोर्शन जो है ये हमारा साउथ का एरिया है, आप देख सकते हो दिस इज साउथ, और यहाँ पर ये जो है ये श्रीलंका है। ओके, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये पूरा नॉर्थ का हिस्सा है। ओके, और ये ऊपर जो है ये उसके ऊपर भी जा रहा है, हमारे नॉर्थ के ऊपर का भी कुछ हिस्सा चला जा रहा है, ये हमारा ईस्ट हिस्सा है, और यहाँ से ये साउथ है, सॉरी वेस्ट है, जिसमें हम बहुत आराम से देख सकते हैं। देखो गुजरात, लेकिन गुजरात का स्पेलिंग देखो उन्होंने क्या लिखा है, GUZURAT, तो स्पेलिंग भी अलग है। ओके, तो क्योंकि ये बहुत पहले का बना हुआ है, ये 13th सेंचुरी का बना हुआ है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं गल्फ ऑफ बंगाल होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, GOLEF, गोल्फ डी बंगाल, ठीक है, और बंगाल का भी स्पेलिंग LE लिखा है, राइट। यहाँ पर कोट डी कोरोमंडल, राइट, जबकि यहाँ पर है कोरोमंडल हमारे अंडमान का आसपास का जो आइलैंड है उसको कहा जाता है। ओके, और बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स लेटर में इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ओके, देखो ये सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो मैप 2 देखो यहाँ हमें बता रहा है कि मैप 2 द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलास नोवी ऑफ गुवेलाइन एल इसल, राइट, उन्होंने ये बनाया है। ओके, और यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे हमें बताया प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, ऊपर जो था मैप 1 में वो अरेबिक लैंग्वेज में बताया गया है। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज, राइट, और उसमें जो कनौज का स्पेलिंग है उत्तर प्रदेश में कनौज नाम की जगह है। कनौज की स्टोरी हमने पढ़ी थी SST में फर्स्ट लेसन में, द बिग टू स्टेट्स, है ना, उसमें हमने कनौज की कहानी पढ़ी थी जिसमें हर्षवर्धन, राजश्री उसकी सिस्टर का नाम था, ठीक है, राजवर्धन उनके ब्रदर का नाम था, और जहाँ पर उनकी सिस्टर का राज था वो कनौज बना था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो कनौज जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आज हम लोग कनौज की स्पेलिंग KANUJ लिखते हैं, जबकि इस मैप में QANAUJ लिखा है। वो तो हमने यहाँ पर भी देखा ना, कुछ स्पेलिंग जो है काफ़ी अलग है, जैसे यहाँ गुजरात का स्पेलिंग हमको साफ दिखाई दे रहा है कि इसका स्पेलिंग हमारे आज के स्पेलिंग से काफ़ी अलग है। गोल्फ डी बंगाल, जिसे हम गल्फ ऑफ बंगाल कहते हैं, राइट, उसकी स्पेलिंग अलग है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनके में लैंग्वेजेस में भी और स्पेलिंग में भी काफ़ी डिफरेंस आए, ठीक है। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर द मैप 1। ऊपर का जो फर्स्ट मैप हमने देखा था वो करीब करीब उसके 600 साल बाद ये मैप 2 बनाया गया, ड्यूरिंग विच द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तब तक कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, एंड दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन द वॉयज। ठीक है, ये जो ऊपर का हम लोगों को दिखाया जा रहा है ये काफ़ी नया है। इसमें हम देख सकते हैं छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और ये जो है जोग्राफर लोग बनाते थे इसको और यूज़ करते थे, जो ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, यूरोपियन सेलर्स जो हमारी कंट्री में ट्रेडिंग करने आते थे वो लोग इसका यूज़ करते थे, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें कौन सी तरफ से जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, ये सारी चीज़ें उनको इस मैप से मिलती थी। अब हम चलते हैं आगे। Equally important is the fact that science of cartography differed in two periods. When historians read documents, maps and texts from the past,
they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about past was produced. ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जब भी कार्टोग्राफर दो पीरियड्स के बारे में जब पढ़ते थे। कार्टोग्राफर यानी अभी हमने देखा कि कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप बनाते हैं, और कार्टोग्राफी उसको कहते हैं जो मैप बनने का काम जो होता है। तो जब वो लोग पुराने मैप को देख कर नया मैप में कुछ देखते हैं और चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो उनके सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस को पहले कलेक्ट करें, उनके स्पेलिंग को चेक करें, उनके लोकेशंस देखें, राइट, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या बताया गया है, ये सारे बैकग्राउंड देखने के बाद ही वो कुछ नया अपना ऐड कर सकते हैं। तो मतलब मैप बनाने का काम इतना इजी नहीं है, देखना पड़ता है कि उन्होंने पहले क्या बताया था और आज की डेट में क्या है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज बहुत पहले थोड़ी अलग थी, आज के टाइम में बाउंड्रीज थोड़ी अलग हो गई है, राइट। थोड़ी सभी ने अपनी अपनी बाउंड्री जो है या तो एक्सटेंड कर दी है या तो कम कर दी है, इसके ऊपर डिपेंड है, इसीलिए मैप का जो लोकेशन है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब ये क्या होता है, तो historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. ठीक है, मिडिवल पर्शियन मतलब कि जब वो मिडिवल टाइम था, जब वो मिडिल पीरियड का टाइम था, तब से लेकर मॉडर्न पर्शियन में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए। किस चीज़ में डिफरेंस आए? The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of the word also changes over time. ठीक है, बहुत पहले ग्रामर कुछ और तरीके से यूज़ किया जाता था, ग्रामर की लैंग्वेज अलग होती थी, स्पेलिंग्स अलग होते थे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामर के साथ साथ स्पेलिंग्स भी अलग होते थे, मतलब भी अलग होते थे, लेकिन आज के टाइम में तो पूरा ही मतलब अलग हो जा रहा है। ठीक है, उनकी ग्रामर और हमारे ग्रामर में बहुत डिफरेंस है, उनके वोकेबुलरी और हमारे वोकेबुलरी में भी काफ़ी डिफरेंस है, और अब तो बताया जा रहा है कि वो लोग जो कहना चाहते थे, मीनिंग जो देते थे, उसके मीनिंग में और आज के हमारे मीनिंग में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हिंदुस्तान का, देखो क्या एग्जाम्पल दिया है, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। जब हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हिंदुस्तान मतलब कि हमारा पूरा देश, हमारी कंट्री इंडिया, हम ये सीखे हैं, है ना, कि हिंदुस्तान का मतलब इंडिया। जबकि तब पुराने ज़माने में क्या इसको कहा जाता था? द मॉडर्न नेशन स्टेट। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by Minhaj I Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna। देखो, जब हमने पढ़ा तो हमारा मतलब होता है, आज के दिन में हिंदुस्तान का मतलब होता है इंडिया, लेकिन जब ये 13th सेंचुरी में जब इसको बनाया गया था, मिनहाज आई सिराज ने बनाया था, तो उन्होंने ये बताया था कि जो एरिया पंजाब का है, हरियाणा का है और गंगा और यमुना के बीच की जो एरिया है, दो नदियों के बीच की जो एरिया है, उसको वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। तो देखो कितना सारा मतलब बदल गया, है ना। He used the term in the political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultans, है ना। ये जो हिंदुस्तान उस टाइम पर यूज़ होता था मिनहाज आई सिराज के टाइम पर, तो वो लोग ये बताते थे कि ये दिल्ली सुल्तान का एक डोमिनियन, मतलब एक ये पार्ट है, दिल्ली सुल्तान का ये एक पार्ट है। कौन सा? तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जो जगह है वो दिल्ली सुल्तान को बिलोंग करती है, और इसको वो हिंदुस्तान कहते थे। The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. जैसे जैसे सुल्तान अपने अपने एरिया को एक्सटेंड करते रहे, वैसे वैसे वो हिंदुस्तान बढ़ता रहा, लेकिन कभी भी साउथ इंडिया को उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं समाया। ठीक है, लेकिन हमने समा दिया। हमने क्या किया? हिंदुस्तान का मतलब पूरा भारत देश, लेकिन तब ऐसा नहीं था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. ठीक है, और बाबर जब बाबर का समय आया, 16th सेंचुरी मतलब कम से कम 300 साल बाद जब बाबर आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान को क्या बताया? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में क्या बताया? फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि बाबर का ये मतलब था कि बाबर ये कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान का मतलब है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी आपको पता है, ज्योग्राफी क्या होता है? जब हम अपने नेचर के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, किसी प्लेस के बारे में पढ़ते हैं, उधर के टेम्परेचर या उनके लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ ज्योग्राफी में आ जाता है। तो बाबर का मतलब था कि हिंदुस्तान का मतलब
ज्योग्राफी, और साथ में ज्योग्राफी के साथ साथ फौना। फौना मतलब कि जंगल झाड़ी, फॉरेस्ट, ये सब, राइट। और कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों का रहने का तरीका, कल्चर, उनके कल्चर क्या थे, ये सब मिला जुला कर बाबर उसे और क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। As we will see later in this chapter, this was what somewhat similar to the way of 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। ठीक है, इससे पहले हमने तो 16th सेंचुरी की बात कर दी जब बाबर आए थे, लेकिन उससे 200 साल पहले 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो नाम का एक आदमी था, उसने हिंद बनाया था। हिंद का मतलब क्या होता था? द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया did exist, and the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। ठीक है, वो हिंद बताते थे। हिंद का मतलब होता था वही ज्योग्राफिकल कल्चरल एंटिटी, जैसे कि पूरा भारत, पूरे भारत में रहने वाले लोग, उनके रहने का तरीका, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका खाना पीना, ये सब कुछ वो अमीर खुसरो ने हिंद में बताना चाहते थे कि हिंद का मतलब ये होता है। ओके, और बाबर ने बताया था कि ज्योग्राफी होता है, फौना होता है, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों का कल्चर होता है, ये बताया था। मतलब सब लोग अपने अपने समय पर आए और अपने वही वर्ड को लेकर वो अपने अपने आइडियाज देने लगे, बस यही मतलब है। और आज जो है हम लोग हिंदुस्तान को पूरा यही मानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है, मतलब हमारा पूरा देश है। Okay, so historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take example, for example, a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. हम लोग कहते हैं कि foreigner हमारी कंट्री में आए, तो foreigner का मतलब क्या होता है? हम समझते हैं कि foreigner जो है वो अंग्रेज है, सिर्फ अंग्रेज। अगर कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है तो ऑफ कोर्स वो फॉरेनर होता है। और फॉरेनर का मतलब होता है, फॉरेन का मतलब होता है वो जगह जो हम नहीं जानते हैं, और फॉरेनर का मतलब वो पर्सन जिसे हम नहीं जानते हैं और वो हमारी कंट्री में आए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए फॉरेनर का मतलब होता है जिस जगह को हम नहीं जानते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? The medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of their society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person. In Persian, Ajnabi। ठीक है, फॉरेनर हम जिसको कहते थे तो उस टाइम मिडिवल पीरियड में यही माना जाता था कि वो पर्सन जो हमारी गांव में आ गया है, ना तो वो हमारे ना तो वो हमारे कास्ट का है, ना तो वो हमारे रिलीजन का है, ना तो वो हमारे जगह का है, हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, वो फॉरेनर है, राइट। हिंदी में कहा जाता है परदेसी। परदेसी, पर मतलब दूसरा, देसी मतलब देश, दूसरे देश से आए हुए लोग, तो उसको कहा जाता था परदेसी। आज भी कहते हैं परदेसी। ठीक है, अगर कोई दूसरे स्टेट का, साउथ के स्टेट का गुजरात में आ जाता है तो भी उसको परदेसी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे स्टेट का नहीं है, वो साउथ का है। ठीक है, नॉर्थ से कोई अगर गुजरात में आ जाता है तो उसे भी परदेसी कहा जाता है। अगर गुजरात से कोई चला जाता है एमपी में तो गुजरात वालों को परदेसी कहा जाएगा, क्योंकि वो गुजरात वहाँ एमपी के नहीं है, वो गुजरात से शिफ्ट हुए हैं। ओके, और पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता था अजनबी। अजनबी मतलब जिसे हम नहीं जानते। ओके, वो अगर हमारे बीच आ जाता है तब उसे अजनबी, परदेसी और इंग्लिश में फॉरेनर कहते हैं। The city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner to each other, even though they may have had different religion, caste और background। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब स्टेट चेंज होता है तब भी उसे हम परदेसी और अजनबी कहते हैं और फॉरेनर कहते हैं। हम रहते तो इंडिया में ही हैं, लेकिन हम अपना गुजरात स्टेट छोड़कर अगर किसी और स्टेट में जाते हैं तब भी हम परदेसी बन जाते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर स्टेट के नहीं हैं। अगर आसाम, मेघालय, सिक्किम से कोई हमारे गुजरात में आता है तब भी हम उसको कहेंगे कि ये मेघालय, सिक्किम और ये लोग सारे परदेसी हैं, अजनबी हैं, फॉरेनर हैं। वो हैं तो इंडिया के, लेकिन हमारे गांव के नहीं है, हमारे देश, हमारे स्टेट के नहीं हैं। ओके, तो उस टाइम पर दो लोग अगर एक ही गांव में रहते हैं, राइट, जैसे कि एक ही गांव में कारपेंटर भी है और उसी गांव में ब्लैक स्मिथ भी है, लुहार भी है, दोनों एक ही गांव में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों की जात भी अलग है, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही जगह के हैं, गुजरात स्टेट में ही रहते हैं और दोनों ही के दोनों कच्छ के गांव में रहते हैं, तो ये दोनों परदेसी नहीं हुए, क्योंकि दोनों कच्छ से ही बिलोंग करते हैं तो उनको हम परदेसी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई एमपी का
या बिहार का या यूपी का या तो कि केरला से अगर वहाँ चला जाता है कच्छ में तो उसको परदेसी कहेंगे, क्योंकि वो अलग स्टेट से इस स्टेट में आया है। ओके, अब चलते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, देखते हैं इसमें हमें क्या बता रहे हैं। तो हिस्टोरियंस use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. तकरीबन हम 1000 साल की जो बीच की कहानी है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। दे स्टिल रिलाई ऑन कोइंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। राइट, आज की भी डेट में जब कहीं किसी के कोई बिल्डिंग बना रहा है तो जब वो खुदाई काम करता है तो हो सकता है कि उसके यहाँ से कोई थोड़ा सा कॉइन मिल जाए या तो कोई मूर्ति मिल जाए या तो कोई बर्तन मिल जाए। तो जब इन सब चीज़ों को वो लोग देखते हैं तो दे देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। भाई ढूंढो कि ये कौन से टाइम का है, उस टाइम पे कौन राजा राज्य करता था, कितना साल पुराना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे पता चलती है। जो भी कॉइन मिलता है या कोई इंस्क्रिप्शन किया हुआ कोई मेटल है, मेटल के ऊपर कुछ छापा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, उससे पता चलता है। राइट, आर्किटेक्ट मतलब हो सकता है कि कोई मूर्ति डिज़ाइन की हुई फेंकी होगी या तो फिर कोई कपड़ा मिला होगा, राइट, जो बहुत पुराना होगा, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह से पता चल जाए। ऐसे तो कपड़ा इतना पुराने टाइम का रहता नहीं है, वो सड़ के ख़राब हो जाता है, लेकिन मेटल की चीज़ें रहती हैं तो मेटल की चीज़ें मिल सकती हैं। और कुछ बुक्स हो सकता है कि कोई बुक्स फटी पुरानी हालत में मिले, लेकिन उसके 2-4 वर्ड्स देखकर भी पता चल जाएगा कि ये कौन से ज़माने की है, कौन से टाइम की है, उस टाइम पे कौन राजा था, या ये गुप्ता पीरियड का है या हर्षवर्धन के टाइम का है या मौर्यन टाइम का है, कौन से टाइम का है। तो उसको पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट अपनी जो सोर्सेज है उससे वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। Okay, but there is also considerable discontinuity. The number and variety of text records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available, and people use it to write holy texts, chronicles and of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of the account and taxes. ठीक है, लोग जो है पहले तो लिखने के लिए कुछ मेटल की चीज़ें यूज़ करते थे, आज के दिन में सब पेपर यूज़ करते हैं। राइट, जो पिछले का जो 500 साल था वो 500 साल में पेपर और पत्तों का यूज़ बहुत हुआ था लिखने के लिए। तो उस पत्तों पर या तो उस बुक में उन लोगों ने होली टेक्स्ट लिखा था, जैसे हमारा रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, क्रिश्चियन में बाइबल से, राइट, मुस्लिम में कुरान से, और इसमें क्रिश्चियन में गॉस्पेल है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल होता था, और उसी पेपर में ये भी लिखा जाता था कि ये इनके पहले कौन से राजा थे, इनके आज के टाइम में कौन से राजा हैं, और आने वाले में कौन राजा बन सकता है। राइट, तो रूलर्स के बारे में भी लिखा होता था, लेटर्स के बारे में, जो एक दूसरे को लोग मैसेज पहुंचाने के लिए यूज़ करते थे, जो लेटर, वो लेटर के भी कुछ हिस्से रखे जाते थे एज अ प्रूफ कि भाई देखो ये उस टाइम का है। और जो सेंट ने जो साधु संतों ने लोगों को सिखाया था, राइट, तब तो पढ़ाई भी साधु संतों के आश्रम में हुआ करता था। बच्चे जो है मुनि ऋषि मुनियों के आश्रम में पढ़ने जाया करते थे। उसके बाद साधु संत बच्चों को पढ़ाने के बाद गांव-गांव में घूमते थे और रात को वहाँ पर बैठकर गांव वालों को भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो कई लोग तो उसको नोट कर लेते थे, जो भी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। तो ये नोट भी जो है वो पुराने सोर्सेज में काम आती है कि भाई हाँ, पुराने टाइम में जो सेंट होते थे उन्होंने इनको ये सिखाया था। तो एक वो पिटिशन, एक चीज़ मिल जाती है उनको कि हाँ देखो ये उस टाइम पे ऐसा ऐसा सिखाया जाता था। धर्म का काफ़ी स्प्रेड होता था, लोग काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस देते थे। और जुडिशियल रिकॉर्ड भी, जब किसी को कोई सज़ा मिलती थी, अगर किसी ने चोरी की है तो राजा ने क्या सज़ा दी थी, ये भी रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर्ड में सारे रिकॉर्ड होते थे, और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो पुरानी बातें का हमें पता चलता है। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, राइट, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखा हुआ
बुक। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था वो काफ़ी वेल्दी लोग जो काफ़ी पैसे वाले होते थे उनके पास से मिलता था। रूलर्स के बारे में, मोनेस्ट्रीज के बारे में, टेम्पल्स के बारे में अंदर सब कुछ लिखा होता था। एंड दे वेर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। देखो आर्चिव्स क्या होता है, डार्क लेटर में दिया है यहाँ पर। आर्चिव, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। Today, all national and state governments have archives where they keep all the old official records and transactions. ठीक है, आर्चिव ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुरानी चीज़ों का संग्रह होता है, लिखी हुई चीज़ों का। जैसे हमको पता है कि म्यूजियम में जब हम जाते हैं तो पुरानी चीज़ें सब मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, उनके वेपन्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनके मंदिर कैसे होते थे उसका छोटा सा हमको मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आर्चिव्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने देखा ना कि क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंस, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ आर्चिव्स में वो लोग संग्रह करके रखते हैं। ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स रखते हैं और लाइब्रेरीज में भी रखते हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। लेकिन फिर एक बात होती है कि कई डॉक्यूमेंट्स में ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है जो आज के लोग पढ़ नहीं पाते, बस खाली लिखा है। और हम अगर कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, अगर वो जानता है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं जानता है तो वो एक रहस्य ही बन के रह जाता है कि भाई इसमें लिखा क्या है। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें भी नहीं मिल पाती है, आर्कियोलॉजिस्ट भी पता नहीं लगा पाते हैं। जो कॉइन्स मिलते हैं, जो उनके पुराने बर्तन होते हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ पाने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन से टाइम का कॉइन है, किस राजा ने लिखवाया था, या क्या लिखा है, नहीं पता चल सकता है। क्योंकि अब जो है बहुत सारे जो लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के जो जानकार लोग हैं वो अब लिमिटेड चीज़ें ही बता पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग उसको ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लोग नए नए मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से हम इसका पता नहीं लगा पाते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब ये स्क्राइब्स क्या होता है, तो स्क्राइब वो पर्सन होते हैं जिनको बुलवा कर लिखवाया जाता था। जैसे आप देखते हो कि कंपनीज में क्या होता है, जो बॉस होते हैं वो बोलते हैं और उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो लिखते हैं, है ना। तो जो लिखते हैं उसको स्टेनोग्राफर कहा जाता है। स्टेनोग्राफर क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग जैसे अगर मैंने बोला देयर वॉज नो प्रिंटिंग इन दोज डेज, चलो लिखो, तो ये लोग पूरा स्पेलिंग में नहीं लिखते हैं, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स में वो लोग लिखते हैं। तो वो स्टेनोग्राफर जो होता है वो बॉस बोल रहे हैं और स्टेनोग्राफर लिख रहा है। उस जमाने में स्क्राइब्स होते थे, जो राजा बोलते थे स्क्राइब्स उसको लिखते थे। राइट, कई बार ऐसा होता था कि ग्रामर की बुक बन गई है, लेकिन ग्रामर की बुक तेलुगु में है। अब अगर हिंदी वालों को पढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो इन स्क्राइब्स को बुलाया जाता था, तमिल की बुक दी जाती थी और कहा जाता था कि भाई तू इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख। तो वो स्क्राइब्स आते थे, वो लोग तेलुगु बुक लेते थे, पढ़ते थे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी की बुक में अपने हाथों से लिखते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो उस टाइम पे था नहीं, तो वो हाथों से लिखते थे। और हाथ से लिखना मतलब बहुत टाइम लग जाता था, कई बार तो 2-2, 3-3 साल लग जाते थे एक बुक को बनाने में। ठीक है, और इसकी वजह से उनकी कॉपीज़ जो होती थी वो बहुत ही महंगी मिलती थी। राइट, आज के टाइम में बहुत अच्छा है कि प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से बहुत कम समय में, कॉस्ट भी बहुत कम होती है, हमें फटाफट बुक्स मिल जाती है और लाखों की संख्या में बुक हमें मिल जाती है। ठीक है, इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। समटाइम्स यू कैनॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। एज अ रिजल्ट देयर आर बिग बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। ठीक है, अब स्क्राइब्स जो आते थे उनको जब तेलुगु बुक दी जाती थी और कहा जाता था चलो इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करके लिखो, तो स्क्राइब जो होते थे वो ट्रांसलेट तो करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि या तो वो राइटिंग नहीं पहचान पाते हैं या तो उनको सही वर्ड हिंदी का नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखकर उसको बता देते थे। इसकी वजह से कई बार मतलब बदल जाता था, मतलब कुछ और होता था और तेलुगु की बुक में, और हिंदी की बुक में मतलब कुछ और हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ये भी डिफरेंस पड़ता था। जैसे अगर हम अपनी फ्रेंड की बुक लेकर आ रहे हैं, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं, उनकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो हम गेस कर लेंगे हाँ भाई यही लिखा होगा, और बाद में पता चलता है नहीं भाई वो अलग है और ये अलग है।
तो मतलब बदल जाता था। तो इसी तरह से स्क्राइब्स भी जब बुक लिखते थे तो उनकी बुक में भी और जो ओरिजिनल बुक होती थी दोनों में कई बार थोड़े थोड़े मतलब बदल जाते थे। ठीक है, एज स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, सेंटेंस देयर, and these small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today, and we are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read the different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written. जब कॉपी किया जाता था तो उसमें यही मुसीबत होती थी कि भाई नए वाले ने तो ये लिखा है, क्या पुराने वाले ने भी यही लिखा है, क्या दोनों बुक में जो मतलब है वो क्या सेम है। तो हमारे जो आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो पढ़ने के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों को ये देखना पड़ता था कि पुरानी कॉपी भी लेकर आओ और नए ऑथर की भी कॉपी लेकर आओ और दोनों को बैठकर वो लोग सेम पेज रीड करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, उन्होंने कई बार नोटिस किया है कि उसमें बहुत सारे मतलब जो है वो बदल गए हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम एक आती थी जिसकी वजह से काफ़ी मतलब जो है वो चेंज हो जाता था और फिर हम क्या समझे हमें नहीं पता चलता था पुराने वाले ठीक है या नए वाले ठीक है। हम तो पुराने वालों को ही ठीक कहेंगे क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर लिखा था, नए वाले ने तो गेस करके लिखा था। ओके, इसीलिए सही चीज़ जानने के लिए हमें पुरानी ओरिजिनल बुक मिलनी काफ़ी ज़रूरी है। Okay, on occasion authors revise their chronicles at different time. 14th century chronicles Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. अब जियाउद्दीन बरानी ने क्या किया था? जियाउद्दीन बरानी 14th सेंचुरी के राजा थे। ठीक है, क्रॉनिकल मतलब 14th सेंचुरी के उस टाइम के राजा थे। उन्होंने अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ठीक है, और उन्होंने सब कुछ लिखा था कि उनके टाइम पे कैसा था, उनके दादा के टाइम पर कैसे राज्य होता था, लोग किस तरह की लाइफस्टाइल जीते थे, उनके टाइम में क्या चेंजेस आया, ये उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने 2 साल बाद फिर से उसको और सुधार कर एक और बुक बनाई। लेकिन जब दोनों को पढ़ा गया तो पता चला कि दोनों बुक में काफ़ी डिफरेंसेस है। नया वाले में कुछ अलग है, लोगों से कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है, नई बुक में कुछ और लिखा है। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें पुरानी वाली बुक मिल जाए जो 1356 में लिखी थी, लेकिन आज की भी तारीख में 1960s तक उनको पूरी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में भी उनके जियाउद्दीन बरानी की पहली बुक नहीं मिली। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब उनको जो नया है उसी को मानकर चलना पड़ रहा है। राइट, अब देखो द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब ये समय जैसे जैसे बदलता गया तो सोशल लाइफस्टाइल बदलती गई, पॉलिटिकल वो भी बदलता गया। तो क्या हुआ इसमें? The study of 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation. ठीक है, अब जैसे जैसे समय बदलता गया 700 से 1750 तक बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी नई नई मशीनें आई, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, नए नए तरीके से सारी चीज़ें लिखते गए, पढ़ते गए, पढ़ाते गए। राइट, और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करके नई चीज़ों को ला दिया गया। तो क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले उन्होंने हमें बताया पर्शियन व्हील, जो इरिगेशन में यूज़ होता था। आपको पता है वो एक व्हील होता था, गोल गोल घूमता था और उसमें पानी जो है वो लोग उसको नीचे कुएं में उतारते थे और जब कुएं में से पानी भरकर वो ऊपर लाता था और फिर इस तरह से वो फसलों को पानी दिया करते थे। तो ये फार्मिंग फील्ड में ये बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद आया था स्पिनिंग व्हील, जो कपड़े बिनने के लिए यूज़ होता था। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जब लड़ाई के लिए उनके पास बड़े बड़े तोप गोले आने लगे। तो इस तरह से चेंजेस होने लगे। न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस, नए नए तरह के खाने आने लगे, नए नए तरीके के पीने आने लगे। बहुत पहले सिर्फ लोग पानी और छाछ पिया करते थे, लेकिन जैसे ही समय बदलता गया न्यू कोल्ड ड्रिंक्स आने लगी,
आइसक्रीम आने लगे, तो इस तरह से चीज़ें बदलने लगी। अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटेटोज, कॉर्न, चिल्लीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें नई नई आने लगी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was the period of economic, political, social and cultural changes. You will learn about more in this chapter 5 and 6. ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता गया, नई नई चीज़ें आने लगी, टेक्नोलॉजी बदलते गए, लोगों के खाने पीने के तरीके बदलते गए। ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया है, ये है पर्शियन व्हील, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, देखो यहाँ पर आपको इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, हाँ ये रहा फिगर 3, पर्शियन व्हील, ये रहा, ये पर्शियन व्हील है। ये आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा व्हील है, राइट, और उसको यहाँ पे बांधा गया, यहाँ पे बाल्टी वगैरह सब बंधी रहती है और ये काम आता है पानी को अंदर से खींचकर लाने के लिए। ओके, और इसके बारे में हम ज़्यादा नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। जैसे जैसे लोग अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हमारी कंट्री में आने लगे, लोगों के खाने के जो तरीके होते हैं वो बदलने लगे। जैसे कि पोटैटोज़ नहीं ज़्यादा खाया जाता था, पोटैटोज़ की वैरायटीज़ खाई जाने लगी। मकई जो लोग सिर्फ उगाकर उसको उसकी रोटी खाया करते थे, अब उसका पॉपकॉर्न भी खाने लगे थे। ठीक है, इसी तरीके से चिल्लीज़, मिर्ची की बहुत सारी आइटम्स बनने लगी, जो पहले सिर्फ सब्जी बनती थी अब उसका अचार बनने लगा था। चाय और कॉफ़ी लोग जानते ही नहीं थे, अब धीरे धीरे वो भी पीने लगे। तो इस तरह से समय बदलने के साथ साथ बहुत कुछ बदलने लगा। This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. ठीक है, अब ये जो समय था ये मोबिलिटी का था। मोबिलिटी का मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, लोग क्या करते थे, अपनी अच्छी आमदनी के लिए, अच्छी इनकम के लिए, राइट, या तो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, वो जिस कंडीशन में रहते थे सोचते थे कि हम पुअर हैं तो थोड़ा सा पैसा कमाएंगे तो मिडिल क्लास की लाइफ जिएंगे। मिडिल क्लास वाले सोचते थे अगर मैं दूसरे देश में जाकर कमाऊंगा या दूसरे शहर में जाकर कमाऊंगा तो मैं रिच बन जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग अपनी जगह को छोड़कर नई जगह पर जाते थे, एक नई जिंदगी की तलाश में। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल to carve a fortune. One big group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya's caste status. अब यहाँ पर ना सिर्फ छोटी कास्ट के लोग, बड़ी बड़ी कास्ट के लोग, राजपूत लोग, जो राजपूत होते हैं वो क्या होते हैं, वॉरियर्स के बच्चे होते हैं, मतलब वो राजा के खानदान के होते हैं। उनका काम क्या होता है, अपनी प्रजा को दुश्मनों से बचाना, क्षत्रिय राजपुत्र कहा जाता है। तो ये लोग भी बेटर कंडीशन के लिए, बेटर स्टेटस के लिए अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। द टर्म इंक्लूडेड not just ruler and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor and the great sense of loyalty were the qualities attributed to the Rajput by their poets and bards. Other groups of people such as Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms and Kayas, a caste of scribes and secretaries, also use the opportunities of the large to become politically important. ठीक है, सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह पे जाने लगे, ना सिर्फ बड़े बड़े रूलर्स और चिफ्टेंस, लेकिन उनके सोल्जर्स जो होते थे, उनके जो सिपाही होते थे, उनको भी लगता था कि हम ये ज़िंदगी छोड़कर कोई अच्छी ज़िंदगी जिए। जैसे कि सोल्जर्स का काम क्या होता है, जब जब लड़ाई होती है मरने के लिए तैयार हो जाओ, राइट। अगर मरेंगे नहीं तो हो सकता है कि वो परमानेंटली हैंडीकैप हो जाए, या तो फिर उन्हें चोट लग जाए, या तो फिर उनकी ज़िंदगी ही चली जाए। तो सोल्जर्स को भी ऐसा लगा कि हम भी क्यों ना अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरा कुछ काम ढूंढ ले। तो ये लोग भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, राइट। कैवेलरी कॉर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम वैलर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। इनके में कैवेलरी मतलब ये राजाओं के काफ़ी वफादार और लॉयल पर्सन होते थे, जिसके अंदर राजपूत की क्वालिटीज़ होती थी। और राजपूत कैसे होते थे, एकदम बहुत ही ज़्यादा उदार होते थे, दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और अपने लोगों की रक्षा करते थे, ठीक है। और इनके अलावा दूसरे भी लोग थे, जैसे कि मराठास, सिख,
जाट, अहोम, ठीक है, ये अहोम जो होते हैं वो जंगल में रहने वाले आदिवासी होते थे। और कयस्थ, कयस्थ वो होते थे जो राजाओं के लिए बुक लिखा करते थे, जिसको हम स्क्राइब्स कहते हैं। और सेक्रेटरी होते थे, राजा को हमेशा गाइड करते थे कि कौन सी टाइम पे हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो इन लोगों ने भी अपनी अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से हटकर कोई अच्छी सी जिंदगी जिए और वहां पर जाकर हम यही काम करें जिसका हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिले। ओके, तो throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. अब लोग जब धीरे धीरे बढ़ने लगे, अलग अलग एरिया में जाके बसने लगे, तो लोगों ने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया, क्योंकि खाना अपने आप उगाना उनको ज़्यादा ठीक लगता था, खरीद कर खाने से अच्छा है। बहुत जल्दी से फास्ट चेंजेस होने लगे, ठीक है। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब जब जंगल के जंगल कटने लगे तो वहाँ जंगल में रहने वाले आदिवासी जो जानवर रहते थे, वाइल्ड एनिमल्स, उन लोगों को अपना जंगल छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। जंगली जानवर नया जंगल ढूंढ लेते थे और लोग जो होते थे उनको नहीं अच्छा लगता था कि वो इन मॉडर्न पीपल के साथ रहें। जो जंगल में रहते थे आदिवासी होते थे, तो उनको बहुत ही ऑकवर्ड लगता था कि ये सुधरे हुए लोगों के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं आता था, उनकी ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आती थी। इसलिए वो सोचते थे कि हम भी कोई और फॉरेस्ट में जाकर रहने लगते थे, तो उनको भी अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता था। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। कुछ लोग जो है जाकर उन्होंने पीजेंट का काम किया। पीजेंट का मतलब होता है किसी और का खेत भाड़े पर लेना और खेती करना। ये काम भी कई लोगों ने शुरू किया। दिस न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चिeftains, प्रिस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। ठीक है, इन लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारे अब उनको पता चलने लगा कि हमारा सामान हम उगाएंगे और कहाँ कहाँ बेचेंगे। They become the part of large complex societies and were required to pay taxes and offer the goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged among us peasant. Peasant लोग बहुत मेहनत करके अपनी फसल को उगाया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जब उनकी फसल मार्केट में बिकने के लिए जाती है तो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं वो। अब जब बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं तो वहाँ के जो लोकल राजा होते थे इनके ऊपर उन्होंने टैक्स चढ़ाना शुरू कर दिया, और साथ साथ में इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो राजा को ही देना पड़ेगा। ये भी उन लोगों ने उनको गुड्स और सर्विसेज देना पड़ेगा, ये उनको बंधन में रखता था। तो अब जो पीजेंट होते थे उनके में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। अब उनको कंपल्सरीली जो राजा कहते थे उनकी बात सुननी पड़ती थी, उनके लिए खेती करनी पड़ती थी, टैक्स भी भरना पड़ता था, और फिर इस तरह से उनकी इनकम धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो गई। Some possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. जब एग्रीकल्चर का समय नहीं होता था, जैसे कोई फसल नहीं उगानी है और किसी फसल को काटने का भी समय नहीं है, तो उस टाइम पे जब फार्मर फ्री होते थे तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ साथ कैटल रियरिंग का भी काम किया था। तबेला भी खोल रखते थे ताकि जब यहाँ एग्रीकल्चर से फ्री हो तो तबेला भी देखा जाए। तबेले में से भी उनको काफ़ी पैसा मिलता था दूध बेचकर, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते थे जो कुछ लकड़ी की चीज़ें बनाते थे, कुछ लोग लोहे की चीज़ें बनाते थे, मतलब वो लोग फ्री नहीं रहते थे। अगर एक काम नहीं है तो उनके पास दूसरा काम मौजूद होता था, जिसकी वजह से वो अच्छा पैसा भी कमाते थे। As society became more differentiated, people were grouped into जातिस और सबकास्ट and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. और जब धीरे धीरे ये पर्सन लोग तीन तीन काम करने लगे, दो दो काम करने लगे, तो इनको जातियों में बांट दिया गया। जिस तरह का काम वो करते थे उस तरह की जाति का नाम दे दिया गया, उस तरह से उनके ऑक्यूपेशन पर से उनको जाति दे दी गई। रैंक्स वेर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर। जैसे कोई राजा आ गया, उनको लगता था कि ये जाति के लोग तो बहुत नीचे जात के हैं जो बाल काटते हैं, चलो इनको तो शूद्रास में डाल दो। लुहार जो है लोहे का काम करता है, चलो इनको भी एकदम शूद्रास कास्ट में डाल दो। जो प्रीस्ट है वो तो मंदिर में भगवान की सेवा करता है, तो चलो इनको ऊंची कास्ट में डाल दो। इस तरीके से उन्होंने काम के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर उनको जाति में बदल दिया, राइट। उनको जात दे दी गई। वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। जो उनकी स्टेटस होता था, जैसे कोई फार्मर्स हैं तो रिच फार्मर भी होते थे, पुअर फार्मर भी होते थे। जिस फार्मर के पास ज़्यादा लैंड होते थे वो रिच होते थे, जिसके पास बेचारे के पास कम है या तो दूसरे का खेत भाड़े पर लेकर कमा रहा है तो उसके पास कम होते थे, तो वो लोग छोटी जाति में चले जाते थे। और जिसके पास अपना खुद का ज़्यादा लैंड होता था, ज़्यादा कमाई करते थे, वो लोग
ऊंची कास्ट में चले जाते थे। इस तरह से उन्होंने जातिवादी शुरू कर दी थी। And Jati framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were forced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat. But Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of the state. जैसे कि सॉरी, देखिए जातिस जो है उन लोगों को एरिया टू एरिया बांट दिया गया था। अब जातिस में जो भी अलग अलग जात के लोग थे उनके लिए कुछ सिस्टम बना दिए गए, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। उनके मेंबर के लिए भाई हमारी जाति में ऐसा होगा, हमारी जाति में ऐसे शादी होगी, हमारी जाति का में हम फेस्टिवल इस तरह से मनाएंगे, राइट। हमारी जाति में सेलिब्रेशन जो भी किसी का फंक्शन होगा वो हम सिर्फ आपस में मनाएंगे, बाहर के लोगों को नहीं बुलाएंगे। तो इस तरीके के उन्होंने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए। उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने हैं, लेकिन उनके गांव में जो राजा ने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे गांव के लिए बनाया है वो भी उन्हें फॉलो करना है। जैसे कि इनका जो एरिया है, इनके एरिया से बाहर निकलकर उनको दूसरे के एरिया में जाकर मंदिर में पूजा नहीं करने जाना है, दूसरे के कुएं पे उनको पानी लेने नहीं जाना है, दूसरे लोगों के साथ नहीं बैठना है, अपना काम जो है अपने एरिया में करना है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर लाद दिए गए और ये उनको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। अब देखते हैं रीजन एंड एम्पायर, इसमें क्या बता रहा है। और यहाँ देखने को मिल रहा है कि लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जो हमने चैप्टर 2 और 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, राइट। ये सब अभी हमें पढ़ना बाकी है। संस्कृत प्रशास्ति यानी कि चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा प्रशास्ति क्या होता है। प्रेसिंग दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबान, ये क्या है, एक्सप्लेन्ड that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal यानी गौड़ा in east to Ghazni, Gajanan in Afghanistan in the west and included all the South Indian Dravida people of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जितने भी नाम हमको दिए गए ये इन लोगों ने अपने अपने एरिया को कैप्चर कर लिया था और सिर्फ अपने ही एरिया में वो लोग रहते थे। हम यहाँ देखते हैं मैप में 3 में क्या बताया है, देखो। Provinces of the Delhi Sultanate during the Muhammad Tughlaq's reign, according to the Egyptian sources, Masalik al-Absar fi Mamlika al-Ansar of Shihabuddin Umari। यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, ओके। ये नीचे पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, ये वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ हमको दिखाए गए हैं सब रोमन नंबर्स में, और ये रोमन नंबर्स क्या बताता है ये हमें नीचे दिखाया गया है। देखो फर्स्ट नंबर जहाँ पर भी होगा वो सिविस्तान है, सेकंड नंबर जहाँ है वो उच्च है, थर्ड मुल्तान, फोर्थ कलानौर, फिफ्थ लाहौर, समाना, ठीक है। ये रोमन नंबर के साथ प्लेस का भी जिक्र किया गया है। तो आप ये पूरे मैप को देख सकते हो कि भाई ये 15 है, 10 + 5 15, तो ये कौन सी जगह है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 + 5 15 ये बिहार है। तो इसका मतलब ये कि ये बिहार का एरिया है, ओके। तो इस तरह से हमें पूरा नाम दिया है। अब देखो यहाँ पर है 10 + 9 19, ये गुजरात है, तो ये रहा 10 + 9 19, ये रहा हमारा गुजरात जो वेस्ट में है, ठीक है। रोमन नंबर्स डाल दिया और रोमन नंबर के हिसाब से यहाँ पर नाम दे दिया है, तो हम इसको आराम से देख सकते हैं कौन से रीजन में क्या है। रिगार्ड एज exaggerated claim of the conquest, at same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts। अब सबने क्या किया था, अपनी अपनी जगह पे उन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए, अपने अपने लोगों को कह दिया कि भाई हमारा राज्य यहाँ तक है, तुम यहाँ तक फैलकर काम कर सकते हो, स्प्रेड हो सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता तो ये लोग भी उनके साथ वॉर अटैक करते थे, ओके। देखो यहाँ पर हमको दिया गया है लैंग्वेज एंड रीजन्स। इन 1318 पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कर्नाटक इन साउथ कर्नाटक में बोला जाता था, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोला जाता था,
गुजरी जो गुजरात में बोला जाता था, ओके, माबारी जो तमिलनाडु में बोला जाता था, कौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी जो अराउंड दिल्ली। मतलब ये अलग अलग लैंग्वेज के नाम हैं जो उस टाइम पे बोले जाते थे, अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। एंड अमूल खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, राइट। इतनी सारी लैंग्वेज होने के बाद भी एक संस्कृत लैंग्वेज होती है जो किसी को बिलोंग नहीं करती, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है और वो ब्राह्मण्स उसको यूज़ करते थे अपने श्लोकास वगैरह बोलने में। By 700, many regions already possess the distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about this in chapter 9, and they were also associated with the specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was a pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare for example टेबल 1 और चैप्टर 3-4 में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 700 अलग अलग रीजन होते थे जो ऑलरेडी किसी न किसी ने कैप्चर कर रखा था, और कैप्चर करने के बाद उस पर वो लोग अपने अपने रीजन्स को वो लोग काफ़ी पीसफुली रूल कर रहे थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता था, जब किसी को लगता था कि चलो यहाँ पर ये राजा थोड़ा सा कमज़ोर है, इनके ऊपर अटैक करे, तो फिर वही वॉर होता था, राइट। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th century इट लेड टू री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, जो चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल, जैसे कि मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे 18th century में उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया, लेकिन फिर उन्होंने चैप्टर 10 में बताया कि फिर से वो मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो उनके जो आने वाले जो उनके बच्चे थे उन्होंने उसको फिर से मुगल का नाम किया और फिर से अपना एस्टेब्लिश कर लिया, अपना पावर एस्टेब्लिश किया था। बट ईयर ऑफ इम्पीरियल नॉन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लीगेसी ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स that had ruled over them. This was apparent in the emergence of the many distinct and shared the traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and languages. Through the 1,000 years between 700 and 1750, characters of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of the integration without ever quite losing their distinctiveness. ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पान रीजनल जो होते थे उनके अपने अपने रीजन्स में बहुत सारे बिग और स्मॉल स्टेट्स होते थे जो अलग अलग राजा लोग उसको रूल करते थे। अगर हम देखें तो हमारी खुद की कंट्री में जो आज सिर्फ 29 स्टेट्स है, उस समय पर 600 से ज़्यादा स्टेट्स माने जाते थे, और हर 600 से ज़्यादा स्टेट्स में 600 से ज़्यादा किंग थे, राइट। सभी का रहना सहना अलग, सबके ट्रेडिशंस अलग, सबके कल्चर्स अलग, लेकिन आसपास के जो लोग होते थे, उनके जो नेबरिंग स्टेट्स होते थे, वो उनको काफ़ी मदद करते थे। कभी कभी वो उनके ट्रेडिशंस को अपनाते भी थे, शादी भी होती थी एक दूसरे के यहाँ पर। इस तरह से काफ़ी चेंजेस वहाँ पर देखने को, बार बार चेंजेस देखने को मिलते थे। ओके, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अब रिलीजन की बारी आती है तो लोग किस तरह से, कौन से भगवान में लोग माना करते थे, तो हम देखते हैं 1,000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religions, traditions. People's belief in divine was something deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their belief. ठीक है, लोग किस में मानते थे, तो जिसमें उनकी कम्युनिटी मानती थी। अगर पूरी कम्युनिटी शिव भगवान की पूजा कर रही है तो पूरी जो लोग होते थे, लोकल लोग, वो पूरे सब शिव भगवान में मानते थे। अगर कोई अपने खुदा में मानते थे तो उनकी पूरी कम्युनिटी खुदा को मानती थी। इस तरह से वो अपने कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होते थे कि हमारी कम्युनिटी में लोग किसको मानते हैं, किस किस भगवान को मानते हैं। और जो लोग होते थे, जो उनकी कम्युनिटी होती थी, वो अलग अलग जो चीज़ों के ऊपर, जैसे कि सन भगवान की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वो हमें प्रकाश देते हैं, उनकी वजह से हमारा पूरा जो धरती है वो उन्हीं की वजह से चल रही है। अगर सन ना हो तो अर्थ भी नहीं होगा, लोग इस पर रहने वाले लोग नहीं रहेंगे। हवा अगर ना हो, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से वो लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग ग्रुप को फॉलो करते थे, अपने अपने ग्रुप को फॉलो करते थे, और उसी तरह से उनकी बिलीफ भी उनके साथ रहती थी।
It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. This included the worship of new deities, the constructions of the temples by royalty, and growing importance of Brahmins, priests, a dominant group in the society. जैसे हिंदुइज्म जब आया तो ढेर सारे टेम्पल्स बने, क्योंकि राजा लोग बहुत पैसे वाले थे और उनका काम क्या होता था, आसपास के राजाओं को लूटना, राइट। और पैसे, उनका जितना भी पैसा, रुपया, धन दौलत, उनकी जमीन और उनके गांव, वो सब कुछ लूट कर अपने नाम पर कर लेते थे। तो उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा हो जाता था। तो इसी रुपये पैसे से वो मंदिर बनवाते थे और उसी मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी, उनकी पूजाएं की जाती थी। और उसमें पूजा करने के लिए वो लोग ब्राह्मण्स को नियुक्त करते थे, उनको अपॉइंट करते थे, प्रिस्ट को बुलाया जाता था, प्रिस्ट भी वहाँ पर काम करते थे। और इस तरह से एक डोमिनेंट सोसाइटी बन गई कि भाई प्रिस्ट और ब्राह्मण्स जो हैं वो भगवान की सेवा करेंगे और ये लोग जो हैं उच्च कोटि के माने जाएंगे क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहते हैं, ठीक है। And their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. ठीक है, संस्कृत उनको बहुत अच्छे से आती थी, वो संस्कृत में ही सारे मंत्रोच्चार करते थे और जो सोसाइटी के लोग थे उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के नज़र से देखते थे क्योंकि वो भगवान की पूजा करते थे, संस्कृत में श्लोकस वगैरह गाते थे, लोगों की पूजा करवाते थे, लोगों के घर में पूजा करवाते थे और राजाओं को तो वो लोग गाइड करते थे कि हमें कौन से समय पे क्या काम करना चाहिए, कब अच्छा मुहूर्त है, अच्छे मुहूर्त में क्या क्या कर सकते हैं, बुरे मुहूर्त में कोई अच्छे काम मत करो, ये सब उनको गाइड किया जाता था। तो इसलिए उनका जो ब्राह्मण्स का और प्रीस्ट का जो पोजीशन था उनकी सोसाइटी में बहुत ही हाई था, ठीक है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. You will learning about this in chapter 8. ठीक है, अब जो हिंदुइज्म जो थे, हिंदू के जो लोग थे वो भगवान की पूजा भी करते थे और वो लोग क्या करते थे, भगवान का ये जो भक्ति होती थी वो करते थे। कैसे करते थे, अलग अलग भजन गा के, अपने घर में भगवान की मूर्ति रख के उनके सामने भजन गाया करते थे, अपने उनके सामने बैठकर जो मंत्र उनको आता था वो पढ़ा करते थे, बोला करते थे। इस तरह से वो अपने भगवान की पूजा किया करते थे। And this was also the period when new religions appeared in the subcontinent, and merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. अब 7th century में मुस्लिम्स हमारी कंट्री में एंटर हुए और उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने ये बताया कि अल्लाह उनका एक ही भगवान है। हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन मुस्लिम में उन्होंने बताया कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह ही है जो हमें सब कुछ देते हैं। और उन्होंने उनका जो कुरान है वो कुरान में से उन्होंने ये बताया कि ये हमें बहुत सारे सीख देता है, बहुत सारे मोरल देता है, इसलिए हम ये हमारी होली बुक है। जैसे हिंदू की होली बुक रामायण, महाभारत, भागवत गीता ये सब है, इस तरह से मुस्लिम की कुरान हुआ करती थी, ठीक है। मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड उलेमा, लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. They were Shia Muslim who believed that Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafis, mainly in India, and in theology and mystic traditions. जिस तरह से हिंदू में अलग अलग कास्ट होते हैं, इसी तरह से मुस्लिम में भी अलग अलग कास्ट होते थे। शिया मुस्लिम वो लोग ये मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद, जो लोग उनको कहते थे कि भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान को जो भी मैसेज हमें देना होता है प्रॉफिट मोहम्मद से कह देते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद हमारी धरती पर आम आदमी के रूप में उन्होंने जन्म लिया है और प्रॉफिट मोहम्मद जो बोलते हैं वो भगवान का संदेश होता है, तो हमें उसे मानना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद को वो लोग भगवान मानते थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, उनको वो लोग उसका लीडर मानते थे, ठीक है। और सुन्नी जो होते थे वो दूसरे लोग थे, सुन्नी भी मुस्लिम ही होते थे, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि खलीफास जो कम्युनिटी है उनके लीडर जो हैं वो खलीफास से आए हैं, वो
प्रॉफिट मोहम्मद में नहीं मानते थे। इस तरह से काफ़ी कुछ उन लोगों में डिफरेंसेस थे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, तो हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, days or years as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made whatever easier by dividing the past into large segments, periods that process shared the characteristics. अब historians ने उन्होंने समय को जो है इस तरह से डिवाइड किया जो काफ़ी इजी हो सके। उन्होंने डेट, टाइम, डे इसके हिसाब से नहीं किया। उन्होंने देखा कि कब कब डिफरेंसेस आए, राइट। 100 साल तक कुछ लोग और मानते रहे, 105 साल तक कुछ और मानते रहे। 105 साल के बाद धीरे धीरे सोसाइटी बदल गई, तो उन्होंने 105 को अलग ग्रुप में रख दिया, 105 से लेकर 205 तक अलग ग्रुप में रख दिया। इस तरह से वो लोग समय समय को डिवाइड करते गए, उसको पढ़ते गए और चेंजेस को नोटिस करते गए और हमारे सामने रखते गए। In the middle of 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods, right? जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने तो बड़ा ही अजीब काम कर दिया। उन्होंने बताया कि इस कंट्री में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और ब्रिटिश। This division was based on the idea that the religion of rulers was only important historical changes and that were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि अलग अलग राजा लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कहीं पर हिंदू राजा हैं, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। दिल्ली में मुस्लिम राजा हैं, वो अपने इस्लामिक धर्म को अपनाते हैं। और कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपना अड्डा जमा लिया था, कैप्चर कर ली थी जगह को, वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। तो उन्होंने जो है धर्म के नाम पर उन्होंने चेंजेस बताए और उन्होंने कहा कि इंडियंस लोग इसी चीज़ में मानते हैं। And few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. The histories you read last year included a wide range of early society, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. ये सब हमने last year पढ़ा था। These histories you will be studying. अब इस टाइम जो इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम मिडिवल टाइम कहेंगे और इसमें हमें दिखाई देगा कि हमारी सोसाइटी आज से 200 साल पहले कैसी थी। ठीक है, द राइज ऑफ रीजनल एंड imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral or forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the और अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। ये सब चीज़ें हम लोग इस बार पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदुइज्म फॉलो करते थे, उसके बाद इस्लाम फॉलो किया गया। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो क्रिश्चियनिटी फॉलो होने लगी। राजा के बीच में और एक प्रजा के बीच में क्या रिलेशन रहा था, राइट। वो लोग किस तरह से मंदिर में पूजा करने जाते थे, क्या शूद्रास को मंदिर में एंटर होने दिया जाता था या फिर उनके लिए उनके एरिया में अलग बनता था मंदिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें हम देखते हैं। And this 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. After all, the 16th and 18th century were quite different from 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one history unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की मान्यताएं बदलती गई, थोड़े थोड़े रिलीजियस कास्ट में चेंजेस आते गए और आज का समय ऐसा हो गया है जहाँ पर हम कहते हैं हम सब एक हैं। हम भले ही अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं लेकिन बाहर की सोसाइटी में जब निकलते हैं तो हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर हम पूजा कर सकते हैं, किसी भी जगह से हम पानी भर सकते हैं, किसी भी स्टेट में हम फ्रीली घूम सकते हैं। आज ये सब कुछ हमारे लिए बदल गया, लेकिन ये बदलाव जो है काफ़ी सालों के बाद आया है, काफ़ी हम कहेंगे काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद आया है। तो जैसे जैसे सेंचुरीज़ बदलते गए समय बदलता गया, लोगों की मान्यताएं बदलती गई और बदलने का कारण होते थे उनके हेड, उनके लीडर्स, उनके राजा। ठीक है, तो ये लोग जो है अपने राजा को फॉलो करते थे। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफर्ड often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out for signs of changes and the historical process at work.
Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you. See what else has changed or remained the same. तो आज की तारीख में हमें अगर चेंजेस देखना है तो हम देखेंगे कि पिछले 100 सालों में क्या चेंज हुआ, पिछले 50 साल में क्या चेंज हुआ, राइट, और आज की डेट में हम कैसे जीते हैं, ये सब हमें बुक के द्वारा पता चलता है। तो इस लेसन में मिला जुला कर हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों की लैंग्वेजेस बदलती गई, लैंग्वेज के मतलब बदलते गए, राइट, लोग जो है अपने अपने कम्युनिटी के साथ रहने लगे, एक सेटल्ड लाइफ उन्होंने शुरू किया, कम्युनिटी के साथ रहने लगे, फैमिलीज उन्होंने बनाना शुरू किया, शादी ब्याह होने लगे आपस में। फिर जब उनको लगा कि अब तो हमें अपनी कम्युनिटी में थोड़ा चेंजेस लाना है, तो वो अपने दूसरे कम्युनिटी से बाहर निकलकर दूसरे भी लोगों में शादी करने लगे, अपने अपने रिलीजियस को फॉलो करने लगे। कम्युनिटीज़ की और विलेज की अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जिसे उन्हें फॉलो करना होता था, और यही सब चीज़ें जो हैं समय समय पर बदलती गई। ओके, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री से लेकर आज तक हिस्ट्री में पहले क्या हुआ था और आज क्या है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, फिर से एक बार रीड कर लेना। इसके बाद आपकी तो यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ओके, आपके यहाँ एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और फिलअप्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आंसर जो आपकी मैम लिखवाती हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। ओके, सो योर दिस चैप्टर इज ओवर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, श्योर।